जिस वक्त देश को चलाने वाले लोग समाज को उस दिशा में लाना चाह रहे हैं कि हर हाथ में तलवार या बंदूक दें, हम कलम और किताब देखना चाहते हैं हर हाथ में, और इसकी कोशिश के लिए ये किताब लिखी गई। तलवार और बंदूक से कोई लड़ाई लंबी दूर तक नहीं लड़ी जा सकती, वो लड़ाई कलम और किताब से लड़ी जा सकती है। बहुत लोग ये भ्रम फैलाएंगे कि बहुत कुछ खतरे में है। प्रोफेसर की डायरी आपसे ये बताना चाहती है कि खतरे में अगर सबसे पहले और सबसे ज्यादा कुछ है तो वह शिक्षा खतरे में है, कलम और किताब खतरे में है। उसे बचाना एक जिंदा समाज होने की जिम्मेदारी। कुछ लड़ाइयां इसलिए लड़ी जाती हैं कि इतिहास में दर्ज हो जाएं कि कौन जीता या कौन हारा। प्रोफेसर की डायरी एक ऐसी लड़ाई की तरह है कि अगर आज से 25-50 साल बाद कलम और किताब को बंदूक और तलवार के सामने हारने से नहीं रोक सके, तो अगली आने वाली पीढ़ियां जब इन खंडहरों को देखेंगी, जब सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी विश्वविद्यालय या तो खंडहर बन चुके होंगे या किसी उद्योगपति के लिए शॉपिंग मॉल बन चुके होंगे जहां डिग्रियां बेची और खरीदी जाएंगी, उन खंडहरों से ये किताब बताएगी कि हाँ, एक प्रोफेसर था जिसे उसकी नौकरी से निकाल दिया गया इसलिए कि वो डर जाए, चुप हो जाए या मुल्क के निजाम के हाँ में हाँ मिला ले, मगर उसने झुकना कबूल नहीं किया। उसने विश्वविद्यालयों के भीतर क्या हो रहा है, शिक्षा को कैसे बर्बाद किया जा रहा है, उसकी कहानी इस किताब में लिखी ताकि जमाना जान सके। कल को ये न कहे कि जब बर्बाद हो रहा था तो क्या सब चुप थे, तब लगेगा कि नहीं, कोई था जो बोल रहा था और आपको आगाह कर रहा था कि अगर बचा सकते हो तो आने वाली पीढ़ियों के लिए कलम और किताब को बचा लेना। कि जब हम स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय गए तो ऐसा लगा कि वो हमारे लिए मुक्ति के दरवाजे हैं। हमारे पास और कुछ भी नहीं बैकग्राउंड में, हमारे पास केवल एक चीज थी, जमीर, खुददारी और रीढ़। इस किताब का जब विमोचन हो रहा था तो पुस्तक मेले में मेरे कॉलेज के मेरे सहयोगी सहकर्मी डॉक्टर विजेंद्र सिंह चौहान, उन्होंने एक बात कही थी कि प्रोफेसर की डायरी को लिखना एक प्रतिरोध की शुरुआत करना है, जो किस्से स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में दर्ज हैं लेकिन समाज नहीं जानता कि अगर शिक्षा की अहमियत क्या है, शिक्षा नहीं रहेगी तो क्या नहीं रहेगा। इस किताब को लिखना प्रतिरोध है, लेकिन इसे खरीद कर पढ़ना उससे बड़ा प्रतिरोध है। और इस किताब पर चर्चा करना और उस चर्चा में खुलेआम शामिल होना उससे बड़ा प्रतिरोध है। इसके लिए मैं इस मंच का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे बाबा साहब अंबेडकर जब स्कूल से बाहर निकाल दिए गए कि तुम्हारी जाति वो नहीं है जिसमें तुम्हें शिक्षा मिल सके, और स्कूल से बाहर बिठाया गया, उसके बाद में उन्होंने शिक्षा हासिल की, 4 PhD की डिग्रियां ली, 32 डिग्रियां ली, और सारी डिग्रियां ओरिजिनल थी, एक भी फेक डिग्री नहीं। उन सारी डिग्रियों के साथ उन्होंने हमें जो विरासत सौंपी है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जो विरासत है, कलम और किताब की विरासत है, उस कलम और किताब को बचाने की कोशिश कर रही है प्रोफेसर की डायरी। सबसे पहले इस परिचर्चा और विमर्श के कार्यक्रम में, प्रोफेसर की डायरी के लोकार्पण के कार्यक्रम में शामिल होकर के इसकी अहमियत को, इसकी गुणवत्ता को निजी तौर पर हमारे लिए और जिस मकसद से ये किताब लिखी गई उस मकसद के लिए इसे अहम बनाने वाले मंच पर बैठे हुए हम सब के प्रिय सम्मानित अतिथिगण और इस सभागार में मौजूद आप सब दोस्तों का, लखनऊ के शानदार लोगों का, अग्रजों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब इस कार्यक्रम में शरीक होकर के
इसे हमारे लिए बहुत खास बना दिए हैं। इसके लिए मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। सबसे पहले इस मंच पर हम सब के बहुत अजीज, जिन्हें हम पढ़ते सुनते आए थे, और मुझे खुशी है इस बात की कि जिस एक शेर ने मुझे बहुत आकर्षित किया था कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। हम सब के अग्रज प्रख्यात कवि, लेखक, चिंतक, विचारक, समाजवाद के एक प्रमुख हस्ताक्षर आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए हम लोग के बीच में हैं। मैं आपका बहुत आभारी हूं और अभिनंदन करता हूं। मुझे याद है कि मैं प्रोफेसर की भूमिका में हुआ करता था। ये किसी एक आयोजन इस रूप में नहीं हो सकता कि आप इसका एक सेलिब्रेशन करें कि एक प्रोफेसर जिस समय अपनी कक्षाओं में होना चाहिए था, अपने विश्वविद्यालय में होना चाहिए था, जिसका शौक था बेशक डायरी लिखना, लेकिन वो शौक मजबूरी बनेगा और उस किस्से को लोगों के बीच में प्रोफेसर की डायरी के जरिए कहना पड़ेगा। लेकिन अफसोस कि ऐसा हुआ, और ऐसे वक्त में हम जब विश्वविद्यालय में जुड़े थे, उस समय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कैसे होने चाहिए। एक प्रोफेसर जो विश्वविद्यालय के भीतर रह करके भी एक समता की दुनिया बनाने वाली, प्रगतिशील विचारों वाली, न्याय की पैरोकारी करने वाली जो वैचारिक परंपरा थी उसे जिंदा रखने के लिए एक सूत का झोला बगल में टांगे सड़क पर खड़े होकर जनवादी पर्चे लोगों को बांटे, और वो लखनऊ विश्वविद्यालय की कुलपति रही हूं, और वो हमारे इस कार्यक्रम में हो आदरणीय प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा जी। मैं आपका बहुत अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम में शामिल होकर के इस बात को सच किया है कि प्रोफेसर होने का मतलब क्या होता है। वरना मेरे ही विश्वविद्यालय में 10,000 प्रोफेसर हैं, शायद 10 का भी नाम लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा जिन्हें लोग जानते हैं, इसलिए जानते हैं कि वो अपनी कक्षाओं में जैसी खूबसूरत कक्षा बनाना चाहती है उससे खूबसूरत समाज में बनाना चाहती, और इसलिए उस भूमिका में हम आपको पा करके इस किताब के आयोजन को बहुत ऊंचा पा रहे हैं। और इसी भूमिका में प्रोफेसर रमेश दीक्षित जी, प्रगतिशील विचारों की लड़ाई हो, एक लंबी लड़ाई हो, और वो कई विश्वविद्यालयों से होते हुए लखनऊ के इस माहौल में, कुछ लोग नौकरी से रिटायर होते हैं, विचारों और मिशन से नहीं। वैसे प्रोफेसर रमेश दीक्षित जी इस कार्यक्रम में शामिल हुए परिचर्चा के पैनल के रूप में। मैं आपका भी आभारी हूं। हम लोग, मेरा विषय हिंदी साहित्य रहा, और जिन्हें पढ़ते लिखते रहे, कलम और किताब की इबादत को समझा है, उस साहित्य की दुनिया से एक जन बुद्धिजीवी की भूमिका निभाते हुए हम सब के बीच में सक्रिय आदरणीय वीरेंद्र यादव जी हमारे बीच में हैं। मैं आपका भी बहुत स्वागत करता हूं, और इस भूमिका में आपने जो इस मंच को बड़ा बनाने में अपनी सहमति दी है उसके लिए मैं आभार व्यक्त भी करता हूं। लखनऊ विश्वविद्यालय की हिंदी विभाग की लेखिका, साहित्यकार, साहित्यिक चिंतक प्रोफेसर रीता चौधरी जी हमारे बीच में हैं। मैं आपका स्वागत करते हुए आभार व्यक्त करता हूं, और ये मेरे लिए औपचारिकता इसलिए थी कि मैं विश्वविद्यालयों के लोगों को इस किताब का जब विमोचन हो रहा था तो पुस्तक मेले में मेरे कॉलेज के मेरे सहयोगी सहकर्मी डॉक्टर विजेंद्र सिंह चौहान, उन्होंने एक बात कही थी कि प्रोफेसर की डायरी को लिखना एक प्रतिरोध की शुरुआत करना है, जो किस्से स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में दर्ज हैं लेकिन समाज नहीं जानता।
कि अगर शिक्षा की अहमियत क्या है, शिक्षा नहीं रहेगी तो क्या नहीं रहेगा। इस किताब को लिखना प्रतिरोध है, लेकिन इसे खरीद कर पढ़ना उससे बड़ा प्रतिरोध है। और इस किताब पर चर्चा करना और उस चर्चा में खुलेआम शामिल होना उससे बड़ा प्रतिरोध है। इसके लिए मैं इस मंच का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। हमारी साथी लखनऊ विश्वविद्यालय की डॉक्टर मिडू साहब, सोशल मीडिया से हम बहुत दिनों से जुड़े रहे, और अभी आपने कहा कि सबसे पहला वक्ता के तौर पर आपने हमारा नाम लिखा है, तो हमने कहा कि जब आपको देश के सबसे बड़े निजाम से डर नहीं लगता तो इस बात से क्या डर लगेगा। और एक मशहूर व्यंग्यकार, और अपनी लेखनी से, अपनी शैली से, अपने व्यंग से, तंज से मुल्क के हुक्मरानों को इस बात का सबक देने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसान को इंसान के बराबर समझना चाहिए, नॉन बायोलॉजिकल नहीं समझना चाहिए। इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हम सब के दोस्त, साथी, और इस कार्यक्रम को इसके बाद अपने संचालन से आगे बढ़ाएंगे। बीबीसी की पत्रकार और लिखने, पढ़ने और विचारों का एक रिश्ता हम लोगों का लंबे समय से रहा। मेरे निवेदन पर दिल्ली से चलकर आई साथी सर्वप्रिया सांगवान जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं मैं इस कार्यक्रम में। और बहुत छोटी छोटी एक दो बातें, जिसके बाद ये कार्यक्रम शुरू हो। मुझे क्या कहना था वो मैंने अपनी किताब के 150 पन्नों में लिख दिया है और उसे लोगों ने पढ़ा है। आज का दिन मेरे ज्यादा बोलने का नहीं है। मैंने शुरुआत यहीं से की कि तलवार के दौर में जिस वक्त देश को चलाने वाले लोग समाज को उस दिशा में लाना चाह रहे हैं कि हर हाथ में तलवार या बंदूक दें, हम कलम और किताब देखना चाहते हैं हर हाथ में, और इसकी कोशिश के लिए ये किताब लिखी गई। तलवार और बंदूक से कोई लड़ाई लंबी दूर तक नहीं लड़ी जा सकती, वो लड़ाई कलम और किताब से लड़ी जा सकती है। और आज के दौर में बहुत लोग ये भ्रम फैलाएंगे कि बहुत कुछ खतरे में है। प्रोफेसर की डायरी आपसे ये बताना चाहती है कि खतरे में अगर सबसे पहले और सबसे ज्यादा कुछ है तो वह शिक्षा खतरे में है, कलम और किताब खतरे में है। उसे बचाना एक जिंदा समाज होने की जिम्मेदारी है। कुछ लड़ाइयां इसलिए लड़ी जाती हैं कि इतिहास में दर्ज हो जाएं कि कौन जीता या कौन हारा। प्रोफेसर की डायरी एक ऐसी लड़ाई की तरह है कि अगर आज से 25-50 साल बाद अगर इन स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को बचाने में हम कामयाब नहीं हो सके, कलम और किताब को बंदूक और तलवार के सामने हारने से नहीं रोक सके, तो अगली आने वाली पीढ़ियां जब इन खंडहरों को देखेंगी, जब सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी विश्वविद्यालय या तो खंडहर बन चुके होंगे या किसी उद्योगपति के लिए शॉपिंग मॉल बन चुके होंगे जहां डिग्रियां बेची और खरीदी जाएंगी, उस वक्त 25-50 साल बाद के वक्त कोई इन खंडहरों को जब टटोलेगा कि उस समय क्या हो रहा था जब विश्वविद्यालय बर्बाद किए जा रहे थे, एक विचारधारा के लोगों को भरा जा रहा था बिना मेरिट देखे, और यह बात देखें कि कौन मेरी हां में हां मिलाता है। विश्वविद्यालयों के सिलेबस बदले जा रहे थे, शिक्षा महंगी की जा रही थी, डिग्रियों को बेचने के लिए नई शिक्षा नीति बनाई जा रही थी। जब नए स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय खोले जाने थे, उस समय का आंकड़ा बताता है कि पिछले एक दशक में लाख से ज्यादा स्कूल बंद हो गए हैं सरकारी। जब ये इतिहास खोजा जाएगा तो आने वाली पीढ़ियां उन खंडहरों में एक किताब पाएंगे जिसका नाम था प्रोफेसर की डायरी, और इसलिए मैं इस भूमिका को आपके बीच में लेके आया। उन खंडहरों से ये किताब बताएगी कि हाँ, एक प्रोफेसर था जिसे उसकी नौकरी से निकाल दिया गया इसलिए कि वो डर जाए, चुप हो जाए या मुल्क के निजाम के हां में हां मिला ले, मगर उसने झुकना कबूल नहीं किया। उसने विश्वविद्यालयों के भीतर क्या हो रहा है,
शिक्षा को कैसे बर्बाद किया जा रहा है, उसकी कहानी इस किताब में लिखी ताकि जमाना जान सके, कल को ये न कहे कि जब बर्बाद हो रहा था तो क्या सब चुप थे, तब लगेगा कि नहीं कोई था जो बोल रहा था और आपको आगाह कर रहा था कि अगर बचा सकते हो तो आने वाली पीढ़ियों के लिए कलम और किताब को बचा लेना। इसके लिए ये किताब लिखी गई है और केवल यही भूमिका है। शिक्षा का मतलब हमारे लिए केवल डिग्रियों का एक लेखा जोखा नहीं है। एक स्कूल, एक कॉलेज, एक विश्वविद्यालय, और आप इस मंच को देखेंगे, इस सभागार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका संघर्ष समाज में, राजनीति में एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए हो सकता है कई गुना और ज्यादा हो। और मैं खुश हूं इस बात के लिए कि श्रोताओं में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं चाहता था कि वो मंच पर भी हो, लेकिन हम चाहते थे कि एक छोटी सी परिचर्चा इस रूप में हो कि इस किताब पर बातचीत हो और इस मकसद से बातचीत हो कि प्रोफेसर की डायरी तो लिखी गई, एक महीने में 30,000 प्रतियां, 40 दिन में 40,000 प्रतियां इस किताब की बिक गई। लोगों की 1,000-2,000 प्रतियां नहीं बिकती हैं और मुझे नहीं पता था कि इस किताब को लोग इतना पढ़ेंगे, और रिकॉर्ड टूटा पिछले कई दशकों का, और इस किताब ने सबसे कम समय में हिंदी की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब का तमगा हासिल किया, और इसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन मेरे लिए यह बड़ी बात नहीं है कि कितने हजार लोगों ने मेरी किताब खरीदी और पढ़ी। मेरे लिए उससे बड़ी बात यह है कि मेरी चिंता अगर स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय को बचाने की है तो इसका मतलब यह है कि समाज बचाना चाहता है अपने स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय को। हम उसे बचाने के लिए और क्या दिशा दे सकते हैं, इसलिए यह कार्यक्रम और यह परिचर्चा यहां पर आयोजित की गई। मैं एक विचारधारा, एक आखिर में मेरी बात यहां पर खत्म होगी। इस किताब को जब आप पढ़ेंगे, हिंदी वाली किताब जब पूरी हुई तो दिसंबर का समय था, मैं, मेरे परिवार के लोग बैठे हैं, बड़े पिताजी और तमाम लोग, उनके सामने ये बात कहना पता नहीं औपचारिक लगेगा या नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे घरों में अक्सर वो पहली पीढ़ी के लोगों के साथ होता है, बारिश में छत टपकती हो, त्योहार पर उसमें रंगाई पुताई न हो पाई हो, पहनने के लिए जो जूता मिला हो बेशक फटा हुआ हो, लेकिन फीस, किताब, कॉपी देकर स्कूल भेजा गया। अगर न भेजा गया होता तो हम यहां नहीं होते। तो शिक्षा की अहमियत समझी गई। मेरे पिता वो कॉमरेड थे, अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे बड़े पिताजी इस सभागार में बैठे हैं। उन लोगों ने जिस मकसद से स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय भेजा गया होगा, वो मकसद केवल एक नौकरी के तकाजे का नहीं था। वो मकसद इस बात का था कि जिसके लिए मैंने इस किताब में लिखा कि जब हम स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय गए तो ऐसा लगा कि वो हमारे लिए मुक्ति के दरवाजे हैं। हमारे पास और कुछ भी नहीं बैकग्राउंड में, हमारे पास केवल एक चीज थी, ज़मीर, खुददारी और रीढ़। और मेरे पिता ने मुझसे कहा, बड़े पिताजी बैठे हुए हैं, कबीरपंथी सदगुरु, उनको मानने वाले पिताजी, कॉमरेड, विचारों का एक ऐसा पृष्ठभूमि में मिला हुआ तमगा था जिसे हमने आगे बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन नौकरी छीनने वाले जब ये बात कहे कि इस बात को नौकरी से निकाल देंगे तो चुप हो जाएगा, मैंने इस किताब में लिखा कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा। ऐसे मकसद से ये किताब लिखी गई। 3 जनवरी 2024 को हिंदी का संस्करण आया और उस दिन सावित्रीबाई फूले का जन्मदिन था। राष्ट्रपिता महात्मा फूले और सावित्रीबाई फूले, तथागत बुद्ध को हम लोग जब पढ़ते हैं, विचार मानते हैं, तो उनके विचार को कहते हैं कि आप दीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। बाबा साहब अंबेडकर जब स्कूल से बाहर निकाल दिए गए कि तुम्हारी जाति वो नहीं है जिसमें तुम्हें शिक्षा मिल सके, और स्कूल से बाहर बिठाया गया, उसके बाद में उन्होंने शिक्षा हासिल की, 4 PhD की डिग्रियां ली, 32 डिग्रियां ली, और सारी डिग्रियां ओरिजिनल थी, एक भी फेक डिग्री नहीं। उन सारी डिग्रियों के साथ उन्होंने हमें जो विरासत सौंपी है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जो विरासत है, कलम और किताब की विरासत है, उस कलम और किताब को बचाने की कोशिश कर रही है प्रोफेसर की डायरी। अब मैं और ज्यादा वक्त न लेकर के आपसे गुजारिश करूंगा कि इसे पढ़िएगा, इस विचार की लड़ाई को आगे बढ़ाइएगा। और हम जानते हैं कि इस विचार की लड़ाई को आगे बढ़ाना कितना महत्वपूर्ण और कितना जरूरी है,
महात्मा कबीर कहते थे, जो हम अपने लिए कहते हैं कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। हम जागने वालों की एक फहरिस्त यहाँ बैठी है। अब मैं बिल्कुल आपके बीच में और वक्त नहीं लूंगा, और फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ इस सभागार में मौजूद तमाम लोगों का और अपने सभी सम्मानित लोगों का। और अब हम उनको सुनेंगे, और मैं अपने दोस्त, अपने साथी और इस कार्यक्रम की सूत्रधार जो अब आगे इस कार्यक्रम का संचालन करेंगी, सर्वप्रिया सांगवान जी से गुजारिश करता हूँ कि वो आए। अब मंच आपका है। बहुत शुक्रिया।